तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और वो भी कैसे फोर्स की डायरेक्शन में होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लिया था। एक फॉर्मूला भी निकल के आया था कि फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, केवल चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस चार्ज को हम ले रहे हैं, हम चाहे तो वो आपने प्रोफेसर ने जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया था कि हम एक चार्ज निकाल के रख दें तो भी वहां पर वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से उस पर लगने वाला फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात चर्चा कर चुके हैं हम, है ना। और आपको मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच में लास्ट क्लास में वो प्रोफेसर के द्वारा ये बतलवा दिया था, मतलब उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो है वो आता है वो डायपोल के बारे में आता है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है। आज जो हम मेन बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। उस टॉपिक में मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मुझे परमिटिविटी की करना है, जो कि मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ आपको परमिटिविटी के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर परमिटिविटी के बारे में मेरे को आपसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा मामला उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, है ना। तो मैं वो वाली चीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आता हूँ। आज अपना मेन टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, लेकिन मैं आज शुरुआत जो कर रहा हूँ वो परमिटिविटी से कर रहा हूँ। परमिटिविटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, है ना। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि हमने दो चार्ज लिए, यहाँ पर दो आवेश लिए, यहाँ पर कोई दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। यदि मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो राइटिंग और शेप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मेरे को इरिटेशन तो हो रही है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, बातों को समझिएगा। दो चार्ज हैं यदि Q1 Q2 और दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो हम किसके द्वारा निकालते हैं, कूलॉम लॉ के द्वारा निकालते हैं। और वो कितना आता है, 1/4πε0। याद है, 1/4πε0 Q1 Q2। इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड का हम मल्टीप्लाई करते हैं Q1 Q2 से, डिवाइडेड बाय कर देते हैं इनके डिस्टेंस के बीच के आर के स्क्वायर से। डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा मैं अभी, केवल आपके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो मैग्नीट्यूड अपना ये रहता है फोर्स का, है ना। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रहता है। यहाँ पर जो हम ये लिख रहे होते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो नॉट लिख रहे होते हैं, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, वायु की। वायु के सापेक्ष आप वो होती है, ये परावैद्युतांक होता है ना। तो ये चीज जो है, परावैद्युतांक को इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू अभी तो फिक्स होती है। तो ये वाली जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, है ना। वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट बोलते हैं। एक टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट, मतलब कि एग्जैक्ट, है ना। दो टाइप की परमिटिविटी होती है, एक तो एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं हम किसको, जो पर्टिकुलर उसी माध्यम की है, जैसे वायु हुआ, जल हुआ, कोई तेल हो गया या किसी चीज। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल परमिटिविटी, है ना, कि उसकी जो अपना विद्युत क्षेत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी या विद्युत लाइन जो ट्रेवल कर रही होंगी, उसको कितनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा उस बल में, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की। और दूसरी टर्म होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब कि जैसे अपन अपवर्तनांक का केस लेके मैंने आपको समझाया था कि पानी की तुलना, मतलब हवा की तुलना में प्रकाश पानी में कितनी गुना कम तेज हो जाएगा, कम कम की बात करते हैं ना। तो इसमें भी, यहाँ पर भी वही बात आती है। यहाँ पर भी जो है वो माध्यम, यहाँ पर यदि मैं बात करूं दो चार्ज के लिए, जब मैंने फोर्स के लिए ये लिखा था, तो यहाँ पर जो माध्यम था, इन दोनों के बीच में माध्यम था, इस दोनों चार्जेस के बीच में माध्यम था, वो वायु थी। वो वायु थी, इसलिए यहाँ पर हमने जो इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ वो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। यदि मैं इसी चीज की बात करूं कि दोनों चार्ज जो है वो Q1 Q2, यदि यहाँ पर दोनों फिर से वही आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और दोनों अब लेकिन पानी के बीच में रखे हुए, इनके बीच अब माध्यम क्या है, अब वाटर आ जाता है। यदि पानी आ जाता है इसके बीच में माध्यम, तो यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर जो फोर्स लगाऊंगा, जो मैं फोर्स लिखूंगा यहाँ पर, वो फोर्स जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा वो, है ना। एप्सिलॉन में रिलेटिव परमिटिविटी लिखूंगा, RW लिखूंगा उसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर लिखूंगा। और Q1 Q2 ये वाला फोर्स, ये वाली चीज तो अभी वैसे की वैसे चलना है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो वैसे के वैसे चलना है। तो मैं बात अभी इस वाली चीज की कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन RW की कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो है वो उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं अपन, यदि मान लीजिए यहाँ पर जो है वो इन दोनों चार्जेस के बीच 5 न्यूटन का बल लग रहा था, यहाँ पर यदि 5 न्यूटन का बल लग रहा था, तो इस केस में जब हम वाटर ले लेंगे, यहाँ पर ये वाटर लिखा हुआ है, यदि हम पानी ले लेंगे उन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर बल का मान जो है वो कम हो जाने वाला है। कितना गुना कम हो जाने वाला है? 81 गुना कम हो जाने वाला है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, निकाली हुई वैल्यू है, प्रयोगों के द्वारा माध्यम से निकाली गई वैल्यू है। हालांकि इस वैल्यू का मान जो है वो पानी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जो पानी का टेम्परेचर यदि नॉर्मल होगा, तो मतलब 20 डिग्री के आसपास होगा, तो ये परमिटिविटी जो है वो 81 गुना कम होगी, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू तापमान पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। हालांकि वो तापमान आपका अभी ज्यादा कोई मेरे ख्याल से इस चैप्टर में लेना देना नहीं है तापमान का, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये जो वैल्यू रहेगी 81 गुना कम हो रही है, वो तापमान पे भी डिपेंड करेगी। वो तापमान जितना ज्यादा कम ज्यादा होगा, उसके हिसाब से ये रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होगी। तो मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ मैं, मोटा माटी आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि दो चार्ज अगर वायु में रखे हुए हैं, तो उनके बीच यदि बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है ना। यदि माध्यम बदल दें, उन्हीं चार्ज को हम अगर पानी में रखें, तो ये 5 न्यूटन कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा? ये 81 गुना कम हो जाएगा। इन चार्ज के बीच लगने वाला बल जो है वो 81 गुना कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं कोई दूसरा माध्यम लूं, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से ये इन्हीं चार्जेस को यदि केरोसिन में रख देता हूँ, यानी दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं ब्राइट कलर ले लेता हूँ ताकि दिखाई दे। यदि मैं इन्हीं चार्जेस को ये वाली ट्रिक मुझे मालूम, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे ऑनलाइन ही एक यूट्यूब चैनल पे पता चली कि ब्लैक बोर्ड का यूज करके कितने अच्छे से समझाया जा सकता है। व्हाइट की अपेक्षा मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस पे लिखना, है ना। ये फालतू की बात कर ली मैंने, 2 मिनट आपके कुछ 20 सेकंड बर्बाद कर दिए। फिर से ये चार्ज क्या रखे हमने? Q1 Q2 रखे हुए, R डिस्टेंस रखे हुए, लेकिन अब मीडियम क्या है? अब मीडियम केरोसिन है। अब मीडियम क्या है? केरोसिन। मिट्टी का तेल जो होता है ना, अपन बोलते हैं मिट्टी का तेल, आप घासले जिसको बोलते हो, है ना। अब लेकिन कोई नहीं बोलेगा, अपन साइंस साइंस पढ़ रहे हैं। तो केरोसिन रखा हुआ है यदि इसके बीच में, तो अब क्या होने वाला है? पहले इसका, अब क्या हो जाएगा इसका फोर्स? अब इसका फोर्स जो है वो रहना तो वही वाला है, बस यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाने वाली है। एप्सिलॉन नॉट की जगह अब यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी लिखेंगे हम। किसकी? पहले वाटर की लिखी थी, अब केरोसिन की लिखे, तो आर के लिखेंगे। आर के Q1/Q2, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होती जाएगी मीडियम के साथ साथ, है ना। यदि हम नॉर्मली क्या लेते हैं? हम नॉर्मली यही चल रही होती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट ही ले रहते हैं हम नॉर्मली, हर न्यूमेरिकल के लिए मान के चलते हैं कि वो माध्यम क्या है? वहां पर वायु है ना, वायु या निर्वात है, जिसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही हमेशा लेके चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि वो हम वायु के लिए ले जरूर रहे हैं, लेकिन किसी हो सकता है किसी क्वेश्चन में सवाल बदल दें और माध्यम वाटर या केरोसिन या कोई अन्य कर दें, तो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। जबकि ये कौन सी है? एब्सोल्यूट है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है भाई, है ना। जबकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पर कम हो गया। अब इसके केस में अगर हम केरोसिन के केस में ले, यदि यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा था, तो केरोसिन के केस में 5 न्यूटन कम होकर आधा हो जाएगा, 5/2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी का असर पड़ेगा, ये इसकी माध्यम का असर पड़ेगा। माध्यम जैसे जैसे चेंज होगा, इनके बीच देखना अभी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड वही है, Q1 Q2 ही है, दोनों हर तीनों केस में चार्ज वही है। तीनों के बीच में डिस्टेंस आ रही है, देखो डिस्टेंस वही की वही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? केवल उनके माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम जब वायु था, तो यहाँ पर हम वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। जब वायु की अपेक्षा पानी आ गया, तो यहाँ पर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं, या फिर केरोसिन आ जाता है तो भी रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं। इसका असर क्या होता है? असर ये होता है माध्यम चेंज करने का। यहाँ पर यदि दोनों चार्जेस के बीच बल 5 न्यूटन का है, तो यहाँ पर पानी में उसका कम हो जाएगा, वो कम से कम 81 गुना, उसका 1/81 गुना हो जाएगा, या 81 से डिवाइड करने पर हो जाएगा। या फिर यदि केरोसिन है उसके बीच में माध्यम, तो भी बल का मान कम होगा, और कितना कम होगा? वो आधा कम हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुना हो जाएगा उसका बल का मान। तो मतलब ये क्या थी? ये सारी चीजें, ये चीजें जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। मतलब कि हम रिलेट कर रहे हैं, वायु की अपेक्षा इतना कम हो जाएगा, कर रहे हैं ना, वायु की अपेक्षा इतना कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अगर वाटर माध्यम है,
या केरोसिन माध्यम है, तो क्या हम इसके बीच में एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप ऐसा निकाल सकते हो। जैसे अगर पानी के केस में मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसके फॉर्म में जो मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्म है, जो रिलेटिव परमिटिविटी मेरे पास है, जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन आर डब्ल्यू। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, केवल मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट का, वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाकी का पोर्शन वैसे के वैसे लिखूंगा। तो मेरे पास अब जो ये आ जाएगा वायु की परमिटिविटी, वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये मुझे देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी वाटर की, है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी आपको, ताकि वाटर की परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग आती है लेकिन लिखना नहीं चाहता। एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर मुझे चाहिए हो, जैसे अब मुझे केरोसिन की चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, केरोसिन की जो रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई रहती है उसमें काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट का, वायु की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? केरोसिन की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी, है ना। तो बात केवल समझाने वाली इतनी थी, ऑब्जेक्टिव बनते हैं ऐसी चीजें, ऐसी जो है वो डीप साइंस में से ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं और हमें पता नहीं होता है ना। तो आपको परमिटिविटी के बारे में क्या पता चल गया? दो परमिटिविटी होती है, एक एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। एब्सोल्यूट को जहां तक मेरे को कंफर्म नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट को शायद निरपेक्ष बोलते हैं और जो रिलेटिव होती है उसको सापेक्ष बोलते हैं। तो उसको एक बार आपकी बुक में कर लीजिएगा। मैं अभी भी इंग्लिश टर्म पे काबिल रहता हूँ। दो परमिटिविटी मतलब वही फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट जो आया था उसको परमिटिविटी बोलते हैं। जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसको हिंदी में परावैद्युतांक बोल देते हैं। अभी आप केवल नियतांक के नाम से जान सकते हो उसको, एक विद्युत क्षेत्र का नियतांक है वो, एप्सिलॉन नॉट है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो वो एप्सिलॉन नॉट कितने तरह का होता है? दो तरह का परमिटिविटी बोलते हैं उसको। पहली बात तो परमिटिविटी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरी रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट मान, वही मान, बिल्कुल मान, उसकी उसकी स्पीड बता देगा कि कितनी स्पीड से चल रही है विद्युत, उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट मान है। लेकिन जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो वायु के सापेक्ष होती है, वायु की तुलना में कम कर रहे होते हैं हम। जैसे पानी के लिए केस में बात करूं तो वायु के केस में पानी में स्पीड कितनी कम, फोर्स कितना कम हो जाएगा? 81 गुना कम हो जाएगा जब 20 डिग्री। वो एक थोड़ा सा एक मसला अलग है, तापमान का मसला। यदि तापमान कम ज्यादा होता तो चेंज हो जाता है। मैं अभी केवल नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। पानी के विषय में अगर 20 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है तो फोर्स कितना कम हो जाने वाला है? चार्ज के बीच 81 गुना फोर्स कम हो जाना है। केरोसिन आ जाएगा तो कितना गुना? 2 गुना कम हो जाएगा। ऐसे मीडियम की हो सकता है आपकी बुक में टेबल दी हुई है, विकिपीडिया पे टेबल आपकी दी हुई है, आप चाहोगे तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। कितने गुना रिलेटिव परमिटिविटी की टेबल पता चल जाती है हमको, किसी चीज में कितनी, शायद मैंने आपको बताया भी है वो टेबल आपको जब मैं बता रहा था परमिटिविटी, तब बताई भी थी कि निरपेक्ष जो अपनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी टेबल बताई थी, अलग अलग वो होती है ना। तो यदि हमें वायु की तो पता होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एग्जैक्ट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है, उसका मान भी पता होता है, आपको पता है वो उसका इकाई भी निकाल चुके हैं अपन, उसका मान भी लिख चुके हैं, बहुत अच्छे से याद है आपको, है ना। अच्छे से याद नहीं होगा तो एक बार वीडियो देख लेना या फिर बुक में देखोगे तो पढ़ने में आ जाएगा वो चीज, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी वायु की पता होती है, लेकिन किसी और मीडियम की अगर मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता करना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मान पता करना हो, तो क्या करूंगा मैं? उसकी रिलेटिव परमिटिविटी में वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी? उस मीडियम की, पर्टिकुलर मीडियम की क्या मिल जाएगी? मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी। तो ये था परमिटिविटी के बारे में मेरे को बताने के लिए कि परमिटिविटी क्या होती है। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक थी उसमें बहुत कम दिया हुआ था परमिटिविटी के बारे में, लेकिन आपको शायद आपकी जो मेन बुक होगी उसमें अच्छा खासा दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है परमिटिविटी दो प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी वायु की एप्सिलॉन नॉट होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाती है? वायु के सापेक्ष उसकी पता चलती है कि वायु की तुलना में कितना कम या ज्यादा हो रहा है ना। तो हमको अगर किसी मीडियम में अगर हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए होगी तो हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें बिल्कुल किसी भी मीडियम की हम इस प्रकार से एब्सोल्यूट परमिटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई।
अब अपना दूसरे पोर्शन पे आते हैं अपन। दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा पोर्शन है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई, वो परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, अपन अब वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, जो अपन ने जो है वो लास्ट क्लास में जिसके बारे में देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। पहली डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, पहली बात तो ये नहीं है क्या बोलते हैं, विद्युत का जो नीचे हलंत लगा हुआ है वो यहाँ पर वो नहीं लगना चाहिए था, यहाँ विद्युत गलत लिखा हुआ है, विद्युत ऐसा लिखा जाता है ना। तो पहली बात तो ये ता के नीचे रेफ नहीं आएगी, वो हिंदी की मिस्टेक हो जाती है, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है, कुछ चीजों को आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र है और ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन होती है, दिखाई नहीं देती है हमको, है ना। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। और यकीन मानो ये चीज मुझे आज ही पता चल रही है कि स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। हमारे पास कई बार जो है वो टेंजेंट जो है वो हम लोग मान लेते थे कि, जाने दो। स्पर्श रेखा आपने सुना होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा 10th क्लास में एक वो भी करी होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा इसकी परिधि से ऐसे टच करके जाने वाली स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट इंग्लिश में, है ना, टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो एक बात ये थी कि विद्युत क्षेत्र में होती है, फिर उसके बाद काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और यदि हम इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पता चल जाती है, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी पता चल जाती है। अभी अपन इसको डायग्राम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी केवल आप इस पे ध्यान दो कि तीन चीजें इसमें अपन को याद रखना है। स्पर्श रेखा, विद्युत रेखाएं जो वो होती हैं वो कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र में होती हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रियलिटी में दिखाई नहीं देती हैं। और स्पर्श रेखा खींचने पर हमें क्या मिल जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। दूसरी एक और डेफिनेशन है, सरल डेफिनेशन में बात करें, सरल शब्दों में बात करें, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा मार्ग होती हैं, ऐसा पाथ होती हैं जिस पर कोई धनात्मक आवेश मुक्त अवस्था में गति करना चाहता है। मतलब कि चलो एक उदाहरण लेके समझते हैं, इसको आसानी समझ में आएगा आपको। एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसको पॉजिटिव क्यू बोल रहे हैं हम, पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पर, है ना। माउस क्यू में आप बता चुका हूँ मैं आपको, माउस गड़बड़ होता है, उसको ध्यान रखें। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू जो रेखाएं होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, इस पॉजिटिव चार्ज से जो विद्युत रेखाएं निकल रही होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, इस डायरेक्शन से ऐसे निकल रही होंगी। और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इधर इसके अंदर से बाहर की तरफ जा रही होंगी, वो रेखाएं कहाँ से जा रही होंगी? अंदर से बाहर की तरफ जा रही होंगी, इसके डायरेक्शन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ होगी, है ना। 2 मिनट में ड्रा ऐसी बहुत सारी रेखाएं होंगी, मैं केवल अभी 4 बना रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना आप कि केवल 4 ही रेखाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। मैं सिंपल सिटी के लिए केवल 4-5 बना रहा हूँ, आप चाहो तो मैं और बना दे रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्शन में भी होगी वो, सभी डायरेक्शन में। तो ये अभी 2D डायग्राम बना रहा हूँ मैं, 2D मतलब बोर्ड पर बनाया जा सकने वाला, आप समझते हो 2D के बारे में, है ना। तो ये सारी रेखाएं जो होंगी वो इस तरह से एरो बन रहे होंगे, जरूरी नहीं आप सिरे पे बनाओ, सिरे वाला वेक्टर बता देता है। तो मैं क्षेत्र रेखाओं को बनाने के लिए आपको बिल्कुल एरो जो है वो बीच में बनाना चाहिए, ये सही तरीका है। अगर आप सर पे बना देते हो तो वो वेक्टर दिखाने लगता है, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन सही तरीका ये होगा। तो ये जो दिखा रही होंगी, ये दिखा रही होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा रही होंगी हमको, है ना। विद्युत क्षेत्र का किसकी रेखाएं? ये प्लस क्यू चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कि अंदर से बाहर की तरफ जा रही है ना। तो हम पहली डेफिनेशन देख लें इसकी, फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये सारी की सारी काल्पनिक है, इमेजिनरी है, दिखाई नहीं देती हैं। फिर हम दिखाई कैसे दे रही है? हम अगर बनाएंगे नहीं उसको कि ऐसी कुछ होती है तो हम फिर आगे सॉल्व कैसे कर पाएंगे? तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर, कोई सा बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर, किसी भी बिंदु पर, ये सब जाली क्षेत्र रेखा है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, टेंजेंट खींचने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। तो अब यहाँ पर ये टेंजेंट वाली बात आपको 3D मॉड्यूल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी यहाँ पर यदि मैं इस बिंदु पर टेंजेंट खींचता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी ये वाली जो डायरेक्शन है इसकी फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगा, और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो भी इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये टेंजेंट वाला मामला 2D में समझ में नहीं आता है,
जब अपन 3D में अभी मैं एक डायग्राम पेश करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो लेकिन अभी की बात यही है कि अगर हम किसी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु रखा हुआ है और उसका टेंजेंट खींचते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन हमको मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र, अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दिख रही हैं हमको, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बाहर जाती हुई दिख रही हैं। अभी केवल इतना मामला जरूरी है कि किसी चार्ज से जो धनावेश चार्ज होता है उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है। एक और, यदि ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, -q चार्ज ले लेते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी रेखाएं होंगी, जितनी भी बल रेखाएं यहाँ से निकल रही होंगी वो भी ऐसी जाहिर सी बात है इसके इसी संपर्क में होगी। लेकिन बस फर्क क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसमें से पॉजिटिव में से क्या हो रहा था, रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ जा रही थी। नेगेटिव में क्या होने वाला है, नेगेटिव में जो है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही होंगी, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होंगी। ये फिर से मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, 3D में मामला थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब जो है वो रेखाएं अंदर की तरफ आ रही होंगी, ऐसी आ रही होंगी, है ना, ये ऐसी आ रही होंगी अंदर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर यदि मैं कोई चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पर यदि मान लीजिए इस रेखा पर मैंने कोई चार्ज ले लिया और ये इस चार्ज पर यदि मैं बात करूं स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा जो है वो इस डायरेक्शन में खींच रही होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों इसी डायरेक्शन में लेंगे, अभी बात करेंगे अपन। मैं बता रहा हूँ ना, टेंजेंट वाली बात आपको 3D में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगी। अभी केवल इतना ही समझो कि अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन दिखा देगी। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं छोटी सी, वो बात क्या है, दूसरी वाली डेफिनेशन की। सरल शब्दों में कहें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा मार्ग होती है, पाथ होती है, जो कि जिस पर कोई धनात्मक आवेश, यहाँ पर फोकस करिएगा, धनात्मक आवेश, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आवेश मुक्त अवस्था में गति कर सकता है, मुक्त अवस्था में गति कर सकता है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा मार्ग होती हैं जिस पर कोई धनावेश मुक्त अवस्था में गति कर देता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये +q चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ है, हम किसी भी रेखा पर कोई धनावेश रख देते हैं, कोई किसी भी रेखा चूज कर लो, जैसे मान लो मैंने याली रेखा चूज करी, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, रिपल करेगा, किस डायरेक्शन में देगा, इसी डायरेक्शन में देगा, जो कि कौन सी डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन, है ना। तो दूसरी डेफिनेशन बोलती है वो इस डायरेक्शन में ऐसा बता रही होती है, यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र, सरल शब्दों में कहें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा मार्ग होती है जिस पर कोई धनात्मक आवेश, क्यों ऋणात्मक नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, आएगा समझ में। धनात्मक आवेश मुक्त अवस्था में गति करता है। यदि यहाँ पर कोई आवेश रख दूं मैं, धनात्मक आवेश, जो किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। ये कौन सी दिशा है, वही विद्युत क्षेत्र रेखा की ही दिशा है। तो ये एक ऐसा मार्ग है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा मार्ग है जिस पर कोई धनात्मक आवेश मुक्त अवस्था में क्या करेगा, गति करेगा, है ना। यदि यहाँ पर भी रख दो कोई, अब इस केस में, दूसरे वाले केस में यहाँ पर रख दो धनात्मक आवेश, आपने यहाँ पर रख दिया, अब बताओ इस पर धनावेश है, इस पर धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इसको क्या करने वाला है, ये अट्रैक्ट करने वाला है ना। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होने वाली है, इसी डायरेक्शन में होने वाली है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो यहाँ पर भी इसका मार्ग वही मार्ग है जो कि विद्युत क्षेत्र का मार्ग है। देखो विद्युत क्षेत्र भी वही है, विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसकी जो ये जो गति करेगा वो भी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में गति करेगा। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा मार्ग बन जाएगी यहाँ पर धनात्मक आवेश जो है वो गति कर रहा है। ऋणात्मक आवेश क्यों नहीं लिया मैंने, देख लो, यहाँ पर यदि मैं, यहाँ पर प्लस, बीच में प्लस पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर यदि मैं ऋणात्मक आवेश लेता हूँ तो ये क्या हो जाने वाला है, इसको अट्रैक्ट करने वाला है। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की डायरेक्शन की होगी कि नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखा इस डायरेक्शन में, जबकि ये चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसलिए इस डेफिनेशन में धनात्मक आवेश यूज किया हुआ है, ऋणात्मक आवेश डेफिनेशन में यूज नहीं कर सकते आप। केवल धनात्मक आवेश ही मुक्त अवस्था में जिस मार्ग में गति करेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखा का मार्ग भी होगा, है ना। यहाँ पर यदि हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर लेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये इसको रिपल करेगा, फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन बता रहा होगा। इसलिए डेफिनेशन में हम धनात्मक आवेश यूज करते हैं। और अच्छा देखना, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कई बार जो है बच्चे रट रहे होते हैं ना, तो धनात्मक आवेश ही तो है, यहाँ पर जो है वो धनात्मक काट देते हैं, सब केवल आवेश ले जाते हैं।
है ना, बोले कोई भी आवेश हो सकता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चे में यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पर होती होगी ऐसी मिस्टेक, सिली मिस्टेक कहते हैं इसको। यहाँ पर केवल आवेश मुक्त अवस्था में गति कर देता है, अगर लिख देंगे, अगर आपको मालूम होगा प्रैक्टिकली आपने समझा होगा, जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर मैं अगर ऋणावेश रखूंगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन थोड़ी ना बताएगा। तो दूसरी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर फिर इस अवस्था में सही हो जाती है। तो सरल शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा मार्ग होती है जिस पर कोई धनावेश मुक्त अवस्था में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको रिपेल करेगा, और यदि हम यहाँ पर रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो इसकी तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो रहा होगा। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं हम, अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको जो है हम 3D डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। 3D डायग्राम के रूप में देखते हैं कि इसका 3D डायग्राम कैसा बनेगा। इसी चीज को हम 3D के रूप में देखते हैं, ये 2D के रूप में देख ली, चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं समझा पाऊँ। चलो इसके बगल में ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, मैं उस पे आ रहा हूँ 3D पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पे और थोड़ी सी एक बार और बोल लेने दो ताकि कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो नहीं। पहली डेफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, ये वाला स्पर्श रेखा खींचने वाला बात आप समझ में आएगी आपको जब मैं 3D वाला मामला करूंगा आपके सामने, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक 3D डायग्राम इस पे पेस्ट करता हूँ ताकि यहाँ पर आप 3D चीज को समझ पाओ कि यहाँ पर 3D शेप क्या होता है। पेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा, पेंट पे पेस्ट नहीं हो रहा क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 मिनट। हाँ, अब यदि मान लीजिए मेरे पास 2 आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश आपके सामने मौजूद है, एक पर जो है वो प्लस, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये 3D डायग्राम है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं और शायद लास्ट क्लास में आपने वो वीडियो में ऑब्जर्व भी किया होगा, है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने 2 आवेश लिए हुए हैं, एक जो है वो धनावेश लिया हुआ है, ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पर जो है वो ऋणावेश लिया हुआ है। तो क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस रूप में यहाँ से ऐसी गति कर रही होंगी, प्लस से निकलेंगी और नेगेटिव पे चली जाएंगी। अब यहाँ पर इन्होंने माना हुआ है कि दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, मैग्नीट्यूड मतलब कि दोनों का जो ताकत है, दोनों आवेश का मान जो है वो सेम, मतलब मान लीजिए ये 1 कूलम है तो ये 1 कूलम धनावेश चार्ज है, तो ये 1 कूलम ऋणावेश चार्ज है ना, दोनों की मैग्नीट्यूड समान लिया हुआ है, इसलिए जो है वो बल रेखाएं कुछ ऐसी बन रही है। वहां पर उन्होंने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो एरो के माध्यम से आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो है वो बाहर दूर तक दिखाई दे रही थी, वो एरो दूर तक जा रहे थे, और जो नेगेटिव चार्ज अगर छोटा था तो उसकी वैल्यू उससे लिमिटेड एरिया तक सीमित हो जा रही थी। यहाँ पर उन्होंने 3D मॉड्यूल समझाने के लिए आपको दोनों के जो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है वो सेम लिया हुआ है ना। तो इसको आप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा था मैं, बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर अब अगर मैं किसी चार्ज को रखता हूँ, जो आपकी डेफिनेशन यहाँ पर थी ना, कौन सी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट खींचने वाली, स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलती है। अब देखना, अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 आवेश रखते हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक आवेश रखता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई आवेश रख दिया, है ना। अब मुझे इस पर ये आवेश जब यहाँ पर रखूंगा, जाहिर सी बात है ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों ही इस पर क्या फोर्स आरोपित कर रहे होंगे, बल आरोपित कर रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे कि नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ मैंने, यहाँ पर यदि मैंने प्लस चार्ज रखा हुआ, इस चार्ज का मान जो है वो प्लस है, जब प्लस चार्ज है यहाँ पर इसका मान, तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इसको जो है वो आगे की तरफ धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं। अच्छा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो जब ये इसको धक्का देगा, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, इसको धक्का जो देगा वो इस डायरेक्शन में देगा, लगभग ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी,
ऊपर की तरफ धक्का देगा इसको, और ये वाला जो है वो इसको इसकी तरफ अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स मतलब परिणामी जो आवेश लगेगा, वो कहीं इसके बीच में लग रहा होगा, इसके बीच में लग रहा होगा। और ये देखो जो परिणामी आवेश होगा वो इस रेखा पर, जो ये वाली रेखा खींची हुई है ना विद्युत, ये वाली जो विद्युत रेखा दिख रही है आपको, इस क्षेत्र रेखा पर ये वाली जो लाइन खींची हुई है, ये वाली जो लाइन खींची हुई है मैंने, ये लाइन जो है वो आप देखो स्पर्श रेखा ही है, ये वाली लाइन स्पर्श रेखा ही है ना, ये स्पर्श रेखा ही। अब क्या यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन एक बार फिर से समझो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि मैं किसी भी, जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा को खींचने पर वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देती है, यानी कि फोर्स तो बता ही रहा है वो, साथ साथ यहाँ पर यदि मैं इस चार्ज पर अलग अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहूँ कि वो किस डायरेक्शन में होगी, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस इस रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा, मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आप ये देखो यहाँ पर अगर मैं लाइन से ऐसा खींचना चाहूँ तो वो कुछ इस डायरेक्शन में टेंजेंट जा रहा होगा, मतलब ये डायरेक्शन क्या दिखा देगी, ये डायरेक्शन दिखा देगी हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरूरी नहीं है यहीं पर रखो हम चार्ज, अगर मैं चार्ज मान लीजिए यहाँ पर रखता हूँ, यदि कोई चार्ज मैंने मान लीजिए यहाँ पर रखा, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर मैं टेंजेंट यहाँ पर खींचूंगा तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस स्पर्श रेखा पर खींचने पर। अब आप मुझसे ये बोल सकते हो कि भैया जरूरी थोड़ी ना स्पर्श रेखा एक ही डायरेक्शन में हो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकती है स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए मैं यदि यहाँ पर कोई वृत्त बना रहा हूँ और यहाँ पर यदि मैं स्पर्श रेखा इस पॉइंट से खींच रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना इसी डायरेक्शन में खींचूं, मैं इसी डायरेक्शन में खींचू, इस डायरेक्शन में भी तो खींच सकता हूँ मैं। सेम केस यहाँ पर भी है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर यदि मैं इस आवेश की बात करूं, अरे मोनिका आई है क्या? हाँ मोनिका पूछो। हाँ भैया इसमें नेगेटिव वाली जो है विद्युत रेखाएं इसमें बाहर क्यों निकलेंगी, ये तो अंदर जाएंगी ना हाँ अंदर की तरफ जाएंगी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर डायरेक्शन उन्होंने में। मिस्टेक हुई है, नहीं सही है, आप सही बोल रहे हो। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करी, मैंने नहीं बनाई ये इमेज, तो ये इमेज बनाने में सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है पॉइंट। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव फोर्स लाइन यहाँ पर अंदर आ रही होंगी, ये वाली लाइन अंदर आ रही होंगी, इसको स्किप करो, बिल्कुल सही पकड़ा उसने पॉइंट, है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्षेत्र रेखा अंदर आ रही होगी, उनसे मिस्टेक हो गई है। तो सही हुआ, अच्छा हुआ डाउट पूछ लिया, सब बच्चे नहीं तो कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चलो अब थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज्वाइन करो, बिल्कुल करो, नेक्स्ट टाइम आप मैं पहला सेशन यहीं खत्म कर रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।